हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान बोर्ड 12th साइंस केमिस्ट्री की पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सुरेंद्र सिंह। शुरू करते हैं पहले चैप्टर ठोस अवस्था से, सॉलिड स्टेट। राजस्थान बोर्ड के एग्ज़ाम में चैप्टर 3 मार्क्स का है, जिसमें एक छोटा क्वेश्चन 1 नंबर का और एक लघुतरात्मक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। हम जानते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। मुख्यतः पदार्थ को 3 भौतिक अवस्थाओं में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस, जिसमें से पदार्थ की द्रव और गैस अवस्थाओं का विस्तृत अध्ययन हम कक्षा 11 में कर चुके हैं। इस चैप्टर के अंदर हम ठोस अवस्था का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ी इनकी आधारभूत जानकारी ले लेते हैं कि ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर है और ये तीनों जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो किन कारकों के माध्यम से एक दूसरे में परिवर्तित होती है। तो 2 विपरीत कारक, ऊष्मीय ऊर्जा और अंतराण्विक आकर्षण बल, इन तीनों भौतिक अवस्थाओं के अंतर परिवर्तन में सहायक होते हैं। तो पहले इनके कुछ मूलभूत गुणों की बात कर लेते हैं। जैसे ठोस है, ठोसों में जो अवयवी कण हैं जिनसे मिलकर ये बने हैं वो परस्पर एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं, मतलब इनके मध्य अंतराण्विक दूरियां न्यूनतम होती है और अंतराण्विक आकर्षण बल अधिकतम होते हैं। इसकी वजह से ये कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं, इनके आकार, आकृति, आयतन आदि निश्चित होते हैं। द्रव अवस्था में क्या होता है, अवयवी कणों के बीच में जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो ठोसों की तुलना में कम हो जाते हैं और अंतराण्विक दूरियां क्या हो जाती है, बढ़ जाती हैं। इसकी वजह से इनके आकार, आकृति निश्चित नहीं होते किंतु आयतन निश्चित होते हैं। जबकि गैस अवस्था में अंतराण्विक आकर्षण बलों में और कमी हो जाती है, यानी अंतराण्विक दूरियां और बढ़ जाती है। इस वजह से इनके आकार, आकृति, आयतन आदि सभी क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। तो तीनों भौतिक अवस्थाओं का एक दूसरे में अंतर परिवर्तन इन 2 विपरीत कारकों के माध्यम से होता है। जैसे ठोस अवस्था है तो ठोस अवस्था में हम ठोस के कणों को अगर ऊष्मीय ऊर्जा देंगे तो ऊष्मीय ऊर्जा लेकर के कण क्या होंगे, दूर होंगे, यानी कि इनके बीच में अंतराण्विक दूरियां बढ़ेंगी। अंतराण्विक दूरियां बढ़ेंगी अर्थात अंतराण्विक आकर्षण बल घटेंगे, जिससे कि ठोस किस्म बदल जाएगा द्रव अवस्था में। अब द्रव के कणों को अगर और ज़्यादा ऊष्मीय ऊर्जा देंगे तो ऐसे में अंतराण्विक दूरियां और ज़्यादा बढ़ेगी, तो द्रव किस्म बदल जाएगा गैस में। तो कुल मिला के ऊष्मीय ऊर्जा में वृद्धि करने पर ठोस द्रव में और द्रव कौन सी अवस्था में चला जाता है, गैस अवस्था में। इसी प्रकार अगर इसके विपरीत हम अगर गैस के जो अवयवी कण हैं उनके मध्य अंतराण्विक आकर्षण बलों को बढ़ाएं, इसमें वृद्धि करें अंतराण्विक आकर्षण बलों में, तो गैस के कण निकट आएंगे तो कौन सी अवस्था प्राप्त होगी, द्रव अवस्था। उसी प्रकार द्रव के कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बलों में वृद्धि करें तो कौन सी अवस्था प्राप्त होगी, ठोस अवस्था। कुल मिला के ये तीनों भौतिक अवस्थाएं 2 विपरीत कारकों ऊष्मीय ऊर्जा और अंतराण्विक आकर्षण बलों के मध्य संतुलन द्वारा एक दूसरे के अंदर अंतर परिवर्तित होते रहते हैं। तो तीनों भौतिक अवस्थाओं के बारे में आधारभूत इनकी जानकारी जो है 11th क्लास में ली जा चुकी है। द्रव और गैस अवस्था के बारे में तो हम अच्छे से पढ़ भी चुके हैं। अब एक अवस्था बचती है ठोस अवस्था, जिसके सामान्य गुणधर्म तो 11वीं क्लास में हो चुके हैं। अब इनके कुछ विशिष्ट गुणधर्मों की जानकारी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। यानी कि चैप्टर जो पहला है जिसका नाम ठोस अवस्था है, उसमें हम केवल और केवल ठोसों का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं ठोस अवस्था। तो ठोसों में जो इनके अवयवी कण हैं, अवयवी कण मतलब जिनसे मिलकर के ये बने हैं, जैसे कि ये चौक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना हुआ है, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया, इसका अवयवी कण हो गया। उसी प्रकार प्रत्येक ठोस कुछ अवयवी कणों से मिलकर बना हुआ होगा। तो ठोसों में जो अवयवी कण हैं उनकी व्यवस्था के आधार पर, अवयवी कण किस क्रम में एक दूसरे के व्यवस्थित हैं, किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, उस आधार पर ठोसों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स। इनकी परिभाषा और इनके बीच में गुणधर्मों को हम अंतर के रूप में लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। तो जैसे माना कि कोई ठोस है जो A और B 2 प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ है, तो ये जो अवयवी कण हैं जिनसे मिलकर के वो ठोस बना हुआ है, अगर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, जैसे A के बाद B आ रहा है, फिर A आ रहा है, फिर B आ रहा है, फिर A आ रहा है, फिर B आ रहा है, इस तरह से नीचे की तरफ भी यही क्रम हो, A B A B A, इस तरह से। तो जो ठोस का जो अवयवी कण है वो निश्चित और नियमित व्यवस्था में यदि व्यवस्थित हैं, ए के बाद बी, फिर वापस बी के बाद ए के बाद बी, इस तरह से नीचे की तरफ भी यही क्रम है और इस तरफ भी यही क्रम, मतलब ठोस जिन कणों से मिलकर बना हुआ है वो एक निश्चित और नियमित क्रम में अगर व्यवस्थित हैं
तो ऐसे ठोसों को हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टलीय ठोस। मतलब वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की व्यवस्था त्रिविम में क्या होती है? निश्चित होती है। ठीक है। अब अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करें तो अक्रिस्टलीय ठोसों में भी जैसे किसी ठोस की बात कर रहे हैं जिसके अंदर वो भी ए और बी दो प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन वो जो कण है वो रैंडमली यानी अनियमित रूप से अवस्थित, जैसे कि ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, लेकिन फिर वापस ए आ गया, फिर बी, 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 मतलब कोई सा भी कण कहीं भी आ रहा है, ए, बी, बी, ए, बी, फिर बी, मतलब कणों की व्यवस्था का कोई क्रम नहीं है। अनियमित रूप से ये कण क्या है? व्यवस्थित है। तो ऐसे ठोसों को हम क्या नाम देते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। यानी कि यदि ठोस में उसके जो अवयवी कण है उसका कोई निर्धारित या नियमित क्रम ना हो तो ऐसे ठोसों को हम अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। क्रिस्टलीय ठोसों में जो कणों की नियमित और निश्चित व्यवस्था आ रही है उसको हम दीर्घ परास व्यवस्था कहते हैं। दीर्घ परास व्यवस्था अर्थात हम लंबी दूरी तक, जैसे कि इसमें इस तरफ अगर आप जा रहे हैं तो कितनी ही लंबी दूरी तक अगर आप जाएंगे तो ये जो क्रम है वो बदलेगा नहीं। उसी प्रकार इस दिशा में भी ये क्रम बदलेगा नहीं। मतलब लंबी, दीर्घ मतलब लंबी दूरियों तक, लंबी परास तक कणों की जो व्यवस्था का क्रम है वो अपरिवर्तित रहता है। तो ये दीर्घ परास व्यवस्था दर्शाते हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर। उसी प्रकार अक्रिस्टलीय ठोस जो है वो लघु परास व्यवस्था दर्शाते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब आप देख रहे हैं कि जो अवयवी कण हैं उनकी जो व्यवस्था का क्रम है वो केवल जैसे ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, मतलब आप यहां तक देख पा रहे हैं कि क्रम निश्चित क्रम है, लेकिन इसके बाद क्रम क्या हो गया? बिगड़ गया। तो बहुत थोड़ी दूरियों तक ही कणों की जो नियमित व्यवस्था है वो देखने को मिलती है। इसके बाद कण क्या हो जाते हैं? अव्यवस्थित हो जाते हैं, अनियमित हो जाते हैं। तो बहुत थोड़ी दूरी तक, है ना, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, बहुत थोड़ी दूरी तक इनका जो व्यवस्था का क्रम है वो देखने को मिलता है। तो पहला अंतर हो गया कणों की व्यवस्था का, नियमित और निश्चित व्यवस्था, अनियमित यादृच्छिक व्यवस्था कणों की, वो अक्रिस्टलीय ठोस। दूसरे अंतर की बात करें तो हम आ जाते हैं इनके गलनांक। गलनांक क्या होता है? किसी ठोस के लिए वह ताप, वह निश्चित ताप जिस पर वह ठोस कौन सी अवस्था में बदल जाए? द्रव अवस्था में बदल जाए, उसको क्या कहते हैं? उस ठोस का गलनांक कहते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोसों के जो गलनांक होते हैं वो निश्चित व तीक्ष्ण होते हैं, फिक्स एंड शार्प, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक जो है वो अनिश्चित होते हैं। अभी देखेंगे। क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित है, यानी जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया NaCl, तो इसका गलनांक फिक्स है 1027 केल्विन। क्या मतलब हुआ इसका? कि जब तक नमक का या NaCl का जो ताप है वो 1027 केल्विन नहीं करेंगे तब तक ये ठोस से द्रव अवस्था में नहीं बदलेगा। यानी इसकी जो भौतिक अवस्था है, इसकी जो दृढ़ता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा 1027 तक। ठीक है, 1027 पहुंचते ही ये किस में बदल जाएगा? द्रव में बदल जाएगा, तुरंत पिघल जाएगा। तो शार्प होता है एकदम, जस्ट आप उस टेम्परेचर के पॉइंट पे पहुंचेंगे तो ही उसकी भौतिक अवस्था क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इससे पहले कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक अनिश्चित होते हैं और एक परास के अंतर होते हैं, ये परास में पिघलते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? परास में पिघलते हैं। जैसे प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक को आप जैसे कि सर्दियों में देखते हैं तो प्लास्टिक एकदम टाइट रहता है, उसको थोड़ा धूप में रखेंगे तो थोड़ा नरम हो जाएगा, उसको और ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो और ज़्यादा नरम हो जाएगा। यानी कि तापमान बढ़ाने के साथ साथ उसकी जो दृढ़ता है उसमें क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है, उसकी कठोरता में परिवर्तन आ रहा है, और वो एक निश्चित ताप पर ना पिघल करके तापमान के एक परास में पिघल रहा है, जैसे 40 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में पिघल रहा है। तो इनके गलनांक क्या नहीं होते? निश्चित नहीं होते, अपितु क्या होते हैं? परास के अंदर होते हैं। किनके? अक्रिस्टलीय ठोसों के। और क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक क्या होते हैं? निश्चित और तीक्ष्ण होते हैं। पर्टिकुलर एक पॉइंट पर जाकर के ये क्या होते हैं? पिघलते हैं। इससे पहले इनमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो ये दो अंतर हो गए। इसके बाद आगे एक गुणधर्म है दैशिकता। ये वापस से हम बना देते हैं। तो दैशिकता क्या गुणधर्म होता है देखेंगे अभी। दैशिकता के अनुसार ये तो होते हैं विषम दैशिक, कौन? क्रिस्टलीय ठोस। और ये क्या होता है? समदैशिक। तो क्या होता है ये विषम दैशिक और समदैशिक? जैसे हमने एक भौतिक राशि ले ली, आप कोई सी भी ले सकते हैं, अपवर्तनांक ले सकते हैं,
विशिष्ट प्रतिरोध ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भौतिक राशियाँ क्या है, जो ठोस के जो कण हैं उनके प्रकार पर डिपेंड करती है ना। पदार्थ का गुण है क्या, अपवर्तनांक है, विशिष्ट प्रतिरोध है, ये सब पदार्थ के गुण होते हैं। तो किसी क्रिस्टलीय ठोस के लिए हम किसी पर्टिकुलर एक भौतिक राशि को अगर लेकर चलें, जैसे अपवर्तनांक है, इस क्रिस्टलीय ठोस के लिए अपवर्तनांक का मापन कर रहे हैं, तो अपवर्तनांक को मापेंगे तो जैसे इस अक्ष के अनुदिश माप रहे हैं, अगर आप जैसे ये एक्स अक्ष हो गया, इस डायरेक्शन में अगर आप अपवर्तनांक को माप रहे हैं तो इस डायरेक्शन में मापेंगे तो आप देखेंगे कि ए बी कणों के संपर्क में आएंगे आप। ठीक है, ए बी कण आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप तो कुछ मान आएगा अपवर्तनांक का, जैसे हमने ले लिया x। अगर आप इस डायरेक्शन में इसी गुणधर्म को माप रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं, केवल ए के कणों के संपर्क में आ रहे हैं, मतलब जो कणों का जो क्रम है वो चेंज हो गया, जिसके संपर्क में आप आ रहे हैं ए। ठीक है, अगर आप इस डायरेक्शन में लेते हैं तो अब की बार कणों का ऑर्डर चेंज हो गया, अब की बार बी कणों के संपर्क में आप आ रहे हैं। तो कुल मिला के अलग अलग दिशाओं में अगर आप अपवर्तनांक को माप रहे हैं तो अपवर्तनांक के मान अलग अलग कणों के कारण प्राप्त होंगे। यानी यहां पर अगर x आ रहा है तो इस दिशा में मापने पर b की वजह से क्या आएगा, y आएगा, इस दिशा में मापने पर क्या आएगा, z आएगा, मतलब कुल मिला के अलग अलग मान आ रहे हैं। तो दिशा बदलने पर भौतिक राशि का मान बदल गया। तो ऐसे ठोसों का वह गुण जो दिशा के साथ बदलता हो उसको क्या बोलते हैं, विषम दैशिकता। तो अपवर्तनांक वाली जो राशि है वो दिशा के साथ साथ क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर उसके मान जो है वो अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब क्रिस्टलीय ठोस क्या है, विषम दैशिक है, दिशा बदलने पर मान में परिवर्तन दर्शा रहे हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में तो कणों का कोई क्रम ही नहीं है, मतलब आप इधर भी जाएंगे तो कणों का क्रम अनियमित है, इधर भी अनियमित है, इधर भी अनियमित है, तो कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होता है। तो ऐसे में हम क्या लेते हैं, औसत लेते हैं। तो इस दिशा में भी जो अपवर्तनांक का मान जो आप मापेंगे वो औसत होगा, और इधर भी औसत मापा जाएगा और इधर भी औसत मापा जाएगा। तो औसत मान लगभग क्या आते हैं, एक समान आते हैं। तो दिशा बदलने पर जो अपवर्तनांक का मान है वो अक्रिस्टलीय ठोसों के लिए क्या आ रहा है, एक समान आ रहा है, दिशा बदलने के साथ बदल नहीं रहा है, प्रत्येक दिशा में समान है। तो अक्रिस्टलीय ठोसों के लिए हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, समदैशिक होते हैं, और क्रिस्टलीय ठोस क्या थे, विषमदैशिक। ठीक है, तो ये समदैशिकता और विषमदैशिकता, ये एक और अंतर हो गया किसके बीच, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के बीच। अगला गुणधर्म है विदलन का गुण। ये हमारी 12वीं क्लास की बुक में नहीं है फिलहाल, लेकिन कोई बात नहीं। क्या होता है विदलन का गुण, जब किसी ठोस को किसी धारदार औजार से काटा जाए, दो भागों में काटा जाए, जैसे लकड़ी काटते हैं उस तरह से हम किसी धारदार औजार से अगर हम किसी क्रिस्टलीय ठोस के टुकड़े करें, तो ऐसे में जो कटने के पश्चात जो टुकड़े प्राप्त हो रहे हैं उनकी सरफेस अगर नियमित है, स्मूथ है, चिकनी है, मतलब कोई किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है, सपाट सतह युक्त टुकड़े अगर हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो ठोस क्या दर्शा रहा है, विदलन का गुण दर्शा रहा है। तो क्रिस्टलीय ठोसों को जब धारदार औजार से काटा जाता है तो इनके जो टुकड़े प्राप्त होते हैं वो सपाट सतह युक्त प्राप्त होते हैं, यानी कि ये विदलन का गुण क्या होते हैं, दर्शाते हैं। जबकि अगर अक्रिस्टलीय ठोसों को इस प्रकार से काटा जाए तो जो टुकड़े प्राप्त होंगे उनकी जो सतह होगी वो क्या होगी, अनियमित होगी, रफ होगी, खुरदरी सतह युक्त टुकड़े प्राप्त होते हैं, यानी ये विदलन का गुण नहीं दर्शाते। तो ये एक अंतर और हो गया क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर। ठीक है, तो इन गुणों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो वास्तव में जो ठोस हैं वो कौन से ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस ही वास्तविक ठोस हैं। तो इसलिए इनको हम वास्तविक ठोस भी कहते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों के जैसे दिख रहे हैं लेकिन इनके जो गुणधर्म है वो ठोसों से मैच नहीं करते हैं, तो इनको हम आभासी ठोस, मतलब वास्तव में ये ठोस नहीं है, झूठे हैं, आभासी ठोस है ना, स्यूडो सॉलिड्स। आभासी ठोस या इन्हें अति शीतित द्रव भी कहा जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, अति शीतित द्रव मतलब बहुत ज्यादा ठंडे करके, किसी द्रव को बहुत ज़्यादा ठंडा करके उसको ठोस में बदला हो, तो इस प्रकार के ये होते हैं ना, अतिशीतित द्रव। इसके एग्जाम्पल जैसे कि क्रिस्टलीय ठोसों के आ जाएंगे आपके पास, NaCl आ गया, जितने भी आयनिक यौगिक है, NaCl है, KCl है, Na2CO3 है वगैरह, फिटकरी वगैरह जितने भी हैं, जितने भी आयनिक ठोस है वो सब। इसके अलावा हीरा आ गया, है ना, मतलब कणों की निश्चित व्यवस्था जिन भी ठोसों में देखने को मिलती है वो सभी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। हीरा हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, मतलब अधिकांश ठोस जो वास्तव में ठोस हैं वो सभी क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर आते हैं। और आभासी ठोस में जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया कांच हो गया, है ना, रबर हो गया,
प्लास्टिक हो गया, ये सब एक्रिस्टलेट ठोसों के एग्जाम्पल। एक क्वार्ट्ज कांच और होता है, वो भी एक्रिस्टलेट ठोसों में आता है, मतलब क्वार्ट्ज में आ रहा है और अगर क्वार्ट्ज कांच लिखा हुआ मिले तो वो एक्रिस्टलेट ठोसों में आएगा। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम इस चैप्टर के अंदर नहीं करेंगे क्योंकि ये वास्तविक ठोस नहीं है। ठीक है, तो हम केवल क्रिस्टलीय ठोसों को पढ़ेंगे, मतलब जब भी ठोस की बात होती है तो हम किसकी चर्चा करेंगे? क्रिस्टलीय ठोसों की बात करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर क्रिस्टलीय ठोसों का अध्ययन होगा। तो ये तो क्या था? अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण था, दो प्रकार के, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अभी जो क्रिस्टलीय, चूंकि इस चैप्टर में हमें केवल क्रिस्टलीय ठोसों को ही पढ़ना है, तो अब आगे क्रिस्टलीय ठोसों का अध्ययन करेंगे। तो क्रिस्टलीय ठोसों को भी आगे क्या किया जाता है? वर्गीकृत किया जाता है। किस आधार पर? तो उस ठोस में जो अवयवी कण हैं उनके मध्य अंतराण्विक आकर्षण बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को आगे वर्गीकृत किया जाता है। तो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। ठीक है, तो अवयवी कणों के मध्य जो अंतराण्विक आकर्षण बल है उसके आधार पर हम क्रिस्टलीय ठोसों को चार भागों में बांटते हैं। चार प्रकार के होते हैं क्रिस्टलीय ठोस। कौन कौन से? देखिए, सबसे पहला है आणविक ठोस। दूसरा आयनिक ठोस। तीसरा है धात्विक ठोस। और चौथा है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। अब ये भी कह सकते हैं कि जो अवयवी कण है उनके प्रकार के आधार पर भी हम जो ठोस है उनको चार भागों में बांट रहे हैं। अगर अवयवी कण अणु हैं तो आणविक ठोस, अवयवी कण अगर आयन है तो आयनिक ठोस, अवयवी कण अगर धातु परमाणु या आयन है तो धात्विक ठोस, अवयवी कण अगर अधातु परमाणु है जो कि सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं तो इसको हम सहसंयोजक ठोस कह देंगे। तो कुल मिला के क्रिस्टलीय ठोसों को हमने चार भागों में बांटा है। किस आधार पर बांटा है? जो अवयवी कण है उनके मध्य लगने वाले अंतराण्विक, उनके मध्य उपस्थित अंतराण्विक आकर्षण बलों के आधार पर। तो ऐसे ही ब्रीफली अगर हम देखें, वैसे तो इन सबकी हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे, लेकिन अगर हम देखें तो आणविक ठोस है तो अणुओं के बीच में कौन से बल होते हैं? वान डेर वाल आकर्षण बल पाए जाते हैं। तो अगर अवयवी कणों के बीच में वान डेर वाल आकर्षण बल है तो उनको हम कहेंगे आणविक ठोस। यदि अवयवी कणों के मध्य आयनिक बल है, या इसको हम स्थिर वैद्युत आकर्षण बल भी बोलते हैं, आयनिक बंध या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल उपस्थित है तो उसको हम कहेंगे आयनिक ठोस। यदि अवयवी कण धातु परमाणु है और धातु परमाणुओं के बीच में धात्विक बंध है तो उसको हम धात्विक ठोस कहेंगे। और अगर अवयवी कण अधातु परमाणु है और उनके बीच में सहसंयोजक बंध है तो ऐसे ठोसों को हम सहसंयोजक ठोस कहेंगे। तो इन चारों प्रकारों के ठोसों का अध्ययन हम इस चैप्टर में आगे करेंगे। ठीक है, तो वैसे इस क्लास में ये चारों प्रकार के ठोस कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, और अगर हम आधा इस लेक्चर के अंदर और आधा अगले लेक्चर में करते हैं थोड़ा कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ही पढ़ेंगे। तो रही नोट्स की बात रही, हम जैसे कि जितना भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है वो लगभग 99.9% हमारी जो बुक है राजस्थान बोर्ड की उसको पूरा कवर किया जा रहा है। कोई भी टॉपिक आपका छूट नहीं रहा है। ठीक है, जिन छात्रों के पास नोट्स नहीं है और अवेलेबल भी नहीं हो पा रहे हैं आस पड़ोस से, तो वो केवल बुक पढ़ सकते हैं और बुक से भी चैप्टर तैयार कर सकते हैं। नोट्स की कोई आवश्यकता नहीं है। जब स्कूल्स खुलेंगी तो जहाँ भी आपको अवेलेबल हो आपके टीचर्स वगैरह जो आपको पढ़ाएंगे तो उस हिसाब से, बाकी यहाँ तो आप पढ़ ही रहे हैं। तो कंप्लीट कवर हो रहा है, आप बुक से भी पढ़ सकते हैं इसको। अदरवाइज़ आपके पास पहले से नोट्स अवेलेबल है, आपके किसी टीचर ने लिखा रखे हो तो आप जैसे वीडियो लेक्चर देख करके आप उस नोट्स से भी तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल पूरी तरह से कम्प्लीटली ये मैच करेगा। और जैसे अगर मैं जिस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ यदि आप उसी में पढ़ रहे हैं तो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें नोट्स की जो PDF फाइल है वो डाल दी जाएगी, तो वहाँ से आप रेगुलर इसको उतार लें। जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पूरा नहीं कर सकते, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना उतार लें और
जो जितना डेली पढ़ाया जा रहा है उसको डेली तैयार करें। ठीक है, आज पहली क्लास थी, अब रेगुलर एक के बाद एक जो जो आगे बढ़ते जाएंगे हम, जो क्लास का ड्यूरेशन है वो भी थोड़ा बढ़ता जाएगा और आपके ऊपर लोड भी बढ़ता जाएगा। तो इसलिए क्या है, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको डेली तैयार करें। छुट्टियां कहाँ तक चलती है कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।